हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का बायोलॉजी का लेसन नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को देखेंगे। फर्स्ट वाले लेसन में साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान को हमने कंप्लीट किया था। सेकंड वाले लेसन में हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान को कंप्लीट किया था। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंप्लीट करेंगे। हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं, 302 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम जो है नज़दीक आ चुके हैं। चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन तो मिला ही होगा। जल्द ही इसका भी एग्जाम होने वाला है। बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है फिलहाल स्टडी क्रैप चैनल पे चल रहा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। धैर्यपूर्वक बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे जीव जिन्हें समांतर खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं। 2 बार क्वेश्चन को बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जीव जिन्हें समांतर खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? मनुष्य की आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? कितनी होती है? 100 म्यू, ऑप्शन नंबर बी, या फिर 0.1 mm। 0.1 mm। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जेनसन तथा जेनसन, ऑप्शन नंबर सी, जेनसन ने किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? या किया था ल्यूवन हॉक ने, ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नॉल तथा रस्का ने, नॉल तथा रस्का ने। बायराइडस का खोज किसने किया? बायराइडस का खोज किसने किया? थियोडर डायनर ने, थियोडर डायनर ने, थियोडोर डायनर ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायराइडर्स के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन बायराइडर्स के विषय में सही नहीं है? यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल है, यह केवल पौधों में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। सही दिया गया है। वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधों में स्थानांतरित नहीं हो सकते, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायराइड्स परपोसी के एंजाइम की मदद से गुणन करते हैं, यह सही दिया गया है। प्रियॉन है, प्रियॉन क्या है? प्रियॉन है असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्ट्रापी किसके कारण होता है? बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्ट्रापी किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकोब बीमारी किसने कारण होता है? किसके कारण होता है? यहाँ पे किसके होना चाहिए था, किसके कारण होता है? मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रियॉन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? असमान प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? यह बने होते हैं 254। गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी या बीएसई का कारण है। गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी या बीएसई कारण है। 30 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रियॉन, प्रियॉन। सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवन हॉक ने। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवन हॉक को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में सभी एकोष्कीय सजीव को रखा गया है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सही प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तीनों के तीनों हैं जो सही दिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही नहीं है? कौन से कथन है जो सही नहीं दिया गया है? सभी वायरस परजीवी होते हैं। जी बिल्कुल। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं। ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं।
वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। वायरस में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? प्रियॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था? तंबाकू। तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आईवी नोस्की ने सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन नंबर सी स्टैनले। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक स्टैनले था। क्वेश्चन नंबर 22। वायरस प्रोकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोट जीव है, न तो प्रोकैरियोट है और न ही यूकैरियोट है, इनमें से सभी। वायरस क्या है? वायरस न तो प्रोकैरियोट है और न ही यूकैरियोट है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? वायरस में श्वसन नहीं होता है, जी बिल्कुल नहीं होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? वायरस के द्वारा नहीं होती है। कौन सा बीमारी? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोवस्की के द्वारा। विषाणु माने जाते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी। HIV द्वारा होने वाला रोग है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म ये भी ध्यान रखेंगे। इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का कारण है, एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी। ऑप्शन नंबर ए। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या फिर शारीरिक संपर्क से। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। ऑप्शन नंबर डी। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाला वायरस HIV की खोज किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1981। 1981 सर्वप्रथम अमेरिका में कब खोज हुई थी? तो 1981 में। और भारत में खोज हुई थी, मतलब मिली थी 1986 में। 1986 में भारत में 1986 में एड्स के मरीज मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एलिमा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिमा नहीं, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच एड्स। नेक्स्ट है हार्ट कार्ड तथा आर्ट का संबंध किससे है? हार्ट कार्ड तथा आर्ट का संबंध किससे है? एड्स से। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई? नेशनल एड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन NACO नाको की स्थापना कब हुई? 1992 में। कब? 1992 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1990। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1990 में। निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाला बीमारी है जिसके वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? कौन वायरस से फैलने वाला बीमारी है जिसका वाहक मादा एडिस इजिप्टी मच्छर है? मादा एडिस से होता है डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही दिए गए हैं?
यह एक विषाणु रोग है, जी बिल्कुल। यह रोग क्यूलेस प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है, जी बिल्कुल। यह रोग सुअरों के माध्यम से ही फैलता है, यह भी सही है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? कोई एंजाइम नहीं होते हैं, विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसमें श्वसन नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42। विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है। यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। टीएमवी शब्द संबंधित है, तो यह संबंधित है विषाणुओं से। सार्स क्या है? सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व कौन सा हो जाएगा? विषाणु। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सिरा मोजैक, टमाटर का लीफ कर्ल। विषाणु क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैप्सिड। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा। मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्मजीव है? रानीखेत जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। मुर्गियों को होने वाला हैजा का कारण है। मुर्गियों को होने वाला हैजा किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता, चेचक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ऑप्शन नंबर बी। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। विषाणु क्या है? विषाणु अकोषीय है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, चेचक। ऑप्शन नंबर सी। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पसलियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता तथा पानी को देखकर डरने लगता है? किस रोग में गर्दन के पसलियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता तथा पानी को देखकर डरने लगता है? ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु के द्वारा। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? H5N1 बर्ड फ्लू जिसे कहते हैं H5N1। स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है H1N1। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार में। ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार में। क्वेश्चन नंबर 63। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो हो जाएगा जीडोवुडिन AZT। 63 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित रोग पर विचार कीजिए, इसमें विषाणु जनित रोग कौन सा है? रेबीज है, खसरा है, फ्लू है। ऑप्शन नंबर बी। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं, आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। कौन से कथन सही दिए गए हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं, आनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। मंकी फीवर रोग होता है, मंकी फीवर रोग होता है किसके द्वारा होता है? वायरस में, वायरस से। निम्न से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? कौन से ऑप्शन में सारे के सारे विषाणु जनित बीमारी हैं? मम्स, रैबीज और हर्पीज। मम्स, रैबीज और हर्पीज। तपेदिक जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, सही है। रक्तदान से, ये भी सही है। मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से नहीं। अपरा के संपर्क से, प्लेसेंटा के संपर्क से, हाँ। 1, 2 और 4 सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। पोलियो का कारण है तो विषाणु है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका का जो संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? पोलियो से। साल्क टीका पोलियो, पोलियो का टीका को साल्क नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होगा। विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। विषाणु पर त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण है? हेपेटाइटिस का। निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो सकते हैं, मूल रोग नहीं? ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। एडवर्ड जेनर ने निम्नांकित में किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी टीका की। टीका है, टीका क्या है? यह एंटीजन है। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध से। कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। एड्स ध्यान रखिएगा, एड्स होना चाहिए, गलत दिया गया है मेरे ख्याल से, एड्स ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलेरिया तो होगा नहीं, पोलियो भी नहीं होगा, रेबीज भी नहीं, डायरिया भी नहीं, एड्स होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप लोग एक ऑप्शन ई बना लीजिएगा। फिजियोथेरापी द्वारा इनमें किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन है जो सही नहीं दिया गया है? हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं है। यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यह भी सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अनेक वर्षों तक, माफ करिएगा, अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसे एक बार आप लोग भी देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था बोलने में। क्वेश्चन नंबर है 80। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। चेचक होने का कारण है। चेचक किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रूबियोला वायरस से खसरा होता है, वेरियोला वायरस से चेचक होता है, वेरिसेला वायरस से छोटी माता होता है, मिक्सो वायरस से प्लेग। पंडित के टिक न्यू है। प्लेग तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ना कि वायरस से। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? पीलिया या हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस ए का जो संक्रमण होता है, जहाँ तक मुझे पता है, भोजन या पानी से होता है। हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण होता है रुधिर और लाल से होता है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ऑप्शन नंबर डी उल्टा होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण होता है भोजन या पानी, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण रुधिर और लाल। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जीवित प्रतिरक्षियों का स्वरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है। स्वरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही लंबा नाम है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। कैसा व्यवहार। कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं। ए और बी दोनों हो जाएंगे। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। RSV विषाणु, RSV विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स। जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है। जीका वायरस का एडिस मादा मच्छर है, एंडिस, उससे संक्रमित होती है, संचारित होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होती है। एंडिस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है। एक विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या कवक है। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे 93 नंबर प्रश्न का। बैक्टीरियोफेज क्या है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और डीएनए। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है। तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना। तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना, ऑप्शन नंबर डी। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति आरंभ की गई। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई। HIV एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो है। रेट्रो विषाणु। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया। पोलियो का टीका जोनास एडवर्ड साल्क ने, ऑप्शन नंबर बी। 99। एलिसा का पूरा नाम क्या है। एलिसा का पूरा नाम क्या है। एंजाइम लिंक्ड एमिनोसोर्बेंट एसे, ऑप्शन नंबर ए। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है। ये विषाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु की खोज किसने की। ल्यूवेनहॉक ने। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, आर्कीबैक्टीरिया में। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलता है। ल्यू पाश्चर तथा कोच ने। जीवाणुओं से रोग फैलता है यह मत व्यक्त किया था सबसे पहले लुई पाश्चर तथा कोच ने। जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, परपोषित, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। जीवाणु में पाए जाते हैं 70S। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं,
जीवाणु एकोष्कीय होते हैं। जी बिल्कुल, जीवाणु सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऐसा नहीं है, जीवाणु कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु को पौधे माना जाता है क्योंकि, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। 109। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है सूत्रकणिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? कुंडलित डीएनए। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए? कुंडलित डीएनए। जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है छड़ रूपी। जीवाणु जो कॉमा के आकार के होते हैं क्या कहलाती है? जीवाणु जो कॉमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं? डीएनए ब्राइवो। ऑप्शन नंबर बी, ब्राइवो कहलाता है। गोल आकृति वाले जीवाणु कौन से हैं? गोल आकृति वाले जीवाणु कहलाते हैं कोकाई। क्या कहलाते हैं? कोकाई कहलाते हैं। कॉमा के आकार के वाइब्रो और गोल आकृति के कोकाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गुलाणु कहलाते हैं। गुलाणु कहलाते हैं। गलोनू लिखा हुआ है, गुलाणु होगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? अस्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? नहीं होता है तो जीवाणु में। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। केंद्रका, केंद्रिका का, केंद्रक झिल्ली का, इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का। केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मिनट रुक जाएंगे। वर्णकी लवक। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। जीवाणु में श्वसन का स्थान है। जीवाणु में श्वसन का स्थान कोशिका झिल्ली। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रकाशीय विविध पोषी। थोड़ा फास्ट करें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोगी होता है। आप लोग रिवीजन के तौर पर देखिएगा, ना कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। क्या होता है? क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, चना में। मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। अरे वाह, सॉरी, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है किसमें? तो सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु हैं? कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु हैं? ऑप्शन को देख लें। इसका जो आंसर होना चाहिए राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों, ए और बी दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन क्या था? कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु हैं? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित रह पाते हैं क्योंकि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। प्रसीवन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना कहलाती है पिलाई या फ्रिम्बी। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी। 38 कौन सा जीव PPLO कहलाता है? माइकोप्लाज्म। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके कोशिका भित्ति के कारण। 140 नंबर प्रश्न। रिकेटेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोइड। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? एसर रिसिया कोलाई। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। चाय की पत्तियों पर जीवाणु के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाता है कहलाता है। चाय की पत्तियों पर जीवाणु के क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाएगा? क्यूरिंग कहलाएगा। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक रूप में किया जाता है धान के खेतों में। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु हैं। ते हैं क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? निम्न में से कौन सा जीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकिया। कौन सा सहजीवी स्थिरीकारक जीवाणु है? फ्रैंकिया। ऑप्शन नंबर डी। 51 जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणुओं के समूह हैं। तो हो जाएगा मिथेनोजेन। वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। फ्लॉक्स कहलाते हैं। जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया क्या है? क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। ऑप्शन नंबर डी। योगहट बनाने में भाग लेने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स है। एक्टिनोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं। जीवाणु। माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ई नोकार्ड तथा ई आर रॉक्स ने।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होते हैं? जीवाणु के कारण डिप्थीरिया, क्षयरोग या तपेदिक, प्लेग, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात में। बीसीजी का टीका नवजात में ही लगा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? चेचक, ये विषाणु द्वारा होता है, जबकि सिफिलिस, निमोनिया, टिटनस। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुकुर खांसी। 161 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस रोग का कारण जीवाणु है? जीवाणु किसके द्वारा होगा? मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो टाइफाइड है, सुजाक, जिसे गोनोरिया कहा था, कुकुर खांसी, इनमें से सभी। कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। बहुऔषधीय चिकित्सा किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? बहुऔषधीय चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है? कोढ़ से। हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग है? जल जनित रोग हैजा। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण है जीवाणु। निम्नलिखित में किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण से की जाती है टाइफाइड। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत प्लेग को कहते हैं। नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? नींबू तथा टमाटर में कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण। सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जर रोग का कारण है? सेब और नाशपाती में होने वाला निर्जर रोग का कारण क्या है? क्या हो जाएगा? जीवाणु। निम्नलिखित में किससे धनु स्तंभ होता है? किसमें धनु स्तंभ होता है? जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन मवेशियों में एंथ्रैक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में कौन मवेशियों में एंथ्रैक्स नामक बीमारी उत्पन्न करता है? बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न होता है? ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न होता है माइक्रोबैक्टीरिया द्वारा। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? प्रोकैरियोट के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? एक्टिनोमाइसीटीज में। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है, जबकि अक्षमा, चेचक, हैजा संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? कौन संक्रामक रोग है? इनमें से सभी। डिप्थीरिया भी, रेबीज भी, कालाजार भी। कौन संक्रामक रोग है? इसे कंफर्म करिएगा। इनमें से सभी होगा या फिर रेबीज होगा? और कंफर्म करिएगा 176 का भी क्वेश्चन को। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड का, ऑप्शन नंबर ए। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः होता है? टीबी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? डीपीटी की बात हो रही है। डिप्थीरिया, टाइफाइड, परट्यूटिस, टिटनस। डीपीटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, काली खांसी और टिटनस। सिंड्रोम का अर्थ होता है? सिंड्रोम का अर्थ जो होता है यह लक्षणों का समूह। निम्नलिखित में से कौन सा टीका 1.1/2, 2.1/2 तथा 3.1/2 माह में दिया जाता है? मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना तथा 3.5 महीना माह में दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। डीपीटी, एचआईवी और पोलियो। न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी है? काली खांसी। एरिथ्रोमाइसिन।
नाम तो सुना लग रहा है। 184 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कोविड-19। SARS सार्स, SARS मर्स कोरोना वायरस से संबंधित है। मर्स, सार्स, कोविड-19 उपयुक्त सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग इनमें से सभी। आलू में विल्ट, गेहूं में विलगन और चावल में अंगमारी, ऐसे जीवाणु के कारण होने वाला है रोग है। कौन सा जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग कौन सा है? जो टाइफाइड है और हेपेटाइटिस ए है। हाँ, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए 1 और 4। टीका क्या है? टीका जो है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है गला घुटना। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण गला घुटना। प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। पनीर में विशेष सुगंधी आती है। पनीर में विशेष सुगंधी आती है जीवाणु से। वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? वाहित मल जल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु की। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु इनमें से कौन सा नहीं है? क्लोस्ट्रीडियम, अजोला, ओजोटोबैक्टर तो है, जबकि बैसिलस थुरिनजिएसिस नहीं है। थुरिनजिएसिस योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है। योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी। नीफ जीन किस में पाया जाता है? नीफ जीन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में। राइजोबियम में नीफ जीन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना। वही टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में। यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी है। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी कौन सा है? यूग्लिना है। यूग्लिना का प्रचलन अंग है। यूग्लिना का प्रचलन अंग फ्लैजिला है। यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? माफ करिएगा, यूग्लिना में फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 क्वेश्चन और बचे हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं जिनमें जंतुओं तथा कवक दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं? इसे कहेंगे स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? स्लाइम मोल्ड को किस जगत में रखा गया है? इसे रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। 202 नंबर ऑप्शन नंबर बी। चप्पल की आकृति के जंतु है। चप्पल की आकृति पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, पैरामीशियम। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? सीलिएटा। ऑप्शन नंबर सी सीलिएटा। 205। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन सा हो जाएगा? सीलिया हो जाएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषक में। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा या खोजा? रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने। मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं प्लाज्मोडियम फैलिसीपेरम द्वारा। फैल्सीपेरम माफ करिएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? मलेरिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए। प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? मीरो ज्वाइंट कहलाती है, स्पोरो ज्वाइंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है?
घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी यह हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा है। ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में क्या समानता नहीं है? मच्छर प्रजाति की समानता नहीं है। रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग तो है हैजा। ऑप्शन नंबर ए। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। कालाजार लिस्मेनिया। कालाजार लिस्मेनिया। कालाजार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? कालाजार रोग के कारक लैस्मीनिया डोनोमानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर बी। निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा। 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 ऑप्शन नंबर बी। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषकों की जरूरत होती है? दो पोषक की जरूरत किसको होती है? प्लाज्मोडियम को होती है, ट्रिप्नोसोमा को भी होती है, लिस्मेनिया को भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। ऑप्शन नंबर ए आंत। 226। पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती तथा आकृति पल पल बदलते रहती है? अमीबा का। ऑप्शन नंबर बी। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद है। अमीबा का प्रचलन अंग भोजन तो कुटपाद से ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसे भी कंफर्म करिएगा, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बता देते हैं तो मुझे भी याद हो जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं भी आपके तरह ही स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट है, अमीबा में कुटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? अमीबा में कुटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। हाँ, सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए, इसका डिस्कशन यहाँ पे मिल गया। अमीबा में कुटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो भोजन ग्रहण तथा प्रचलन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। मनुष्य के आंत में रहने वाला एड कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय होना चाहिए, एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? नोक्टिल्यूका। नोक्टिल्यूका। नोक्टिल्यूका प्रोटोजोआ जो प्रकाश उत्पन्न करता है। कौन सा प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है? कौन प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्टा है? इनमें से सभी। डायनोफ्लैजिलेटस, डायटम, यूग्लिनॉइड, इनमें से सभी होगा। प्रोस्टिट जीवों के कोशिका में पाया जाने वाला संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? उत्सर्जन और जल संतुलन। उत्सर्जन और जल संतुलन। ऑप्शन नंबर डी। 236। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायटम का दूसरा नाम है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट डायटम का नाम क्या है? गोल्डन ब्राउन एल्गी।
मिलान करने के लिए दिया गया। 237 नंबर प्रश्न, एनोफ्लिस होता है मलेरिया, मादा एनोफ्लिस के काटने से मलेरिया, क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया, क्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिया, रेत मक्खी से कालाजार, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। ऑप्शन हो जाएगा डी, मादा एनोफ्लिस मलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत मक्खी कालाजार, सीसी मक्खी नींद की बीमारी। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? वेसन टेस्ट, टाइफाइड। टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? वेसन टेस्ट। नेक्स्ट है, टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, आंत। सूक्ष्म एककोषीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म एककोषीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे प्लैंकटन। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। सवाल के अध्ययन फाइकोलॉजी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? कवक होते हैं। कवक में किस तरह का पोषण होता है? कवक में विषम पोषी। कवक में विषम पोषी। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। विविध पोषी। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कवक सहजीवी होते हैं, कवक परजीवी होते हैं, कवक मृतजीवी होते हैं। सही दिया गया है। कवक स्वपोषी होते हैं, गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। कवक में भोजन का रूप क्या होता है? कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ग्लाइकोजेन। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजेन। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेलुलोज की। काइटिन व हेमीसेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की नहीं बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, कैलोज, पेक्टिन की नहीं बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी। कौन एक कोशिकीय कवक है? कौन एक कोशिकीय कवक है? ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम कवक है। डबल रोटी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? पाव रोटी में काम आने वाला कवक कौन सा है? एस्क्रोमाइसिस, एस्क्रोमाइसिस सेरेबेसी, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में कायिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन होना चाहिए, किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम से। प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने। वॉक्समैन ने। कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कवक यूकैरियोटिक जीव है, इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, इनका शरीर हाइफी का बना होता है। सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत दिया गया है। कवक की भित्ति पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, यह गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल जो है किस में नहीं? कवक में। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं।
गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहेंगे? गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहेंगे। क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस, वृक्षों के छाल पर उगने वाले को कोटिकोलस कहेंगे। अंगोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। क्लेविसेप्स से, ऑप्शन नंबर बी। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी कवक से। एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस कवक से। एफ्लाविस कवक से। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक एगेरिकस है। एगेरिकस है। मशरूम क्या है? तो कवक है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? तो कवक है। समान खाद्य छत्रक क्या होता है? समान खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल होता है। निम्नलिखित से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर। कवक में क्या नहीं होता है? कवक में प्लास्टिड हाइफी केंद्रक होता है, ग्लाइकोजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनाया जाता है? तो बनाया जाता है कवक से। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट से। निम्नलिखित में से किसे गदाकार कवक कहा जाता है? गदाकार कवक बेसिडियोमाइसिटिस को, ऑप्शन नंबर ए। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में? यह हो जाएगा पेचिस में। दांत की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार से होती है? कवकीय से, ऑप्शन नंबर सी। आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। इन्फेस्टेंस। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा। मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के द्वारा। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग किसके लिए उत्तरदायी है? मतलब मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? तो हो जाएगा अस्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अस्कोस्पोरा पर्सोनेटा। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ऑप्शन नंबर बी। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो हो जाएगा फफूंद। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरियनम। पिथियम डिवेरियनम, नाम थोड़ा टेढ़ा मुझे लग रहा है। पिथियम डिवेरियनम। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैंसर, केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी। कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? कैंसर रोग कारकों को कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? बायोप्सी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? मनुष्य में अधिक होने वाला कैंसर कार्सिनोमा है, ऑप्शन नंबर डी, कार्सिनोमा। 291। कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जीवाणु के द्वारा, ऑकोजिन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कैंसर के इलाज के निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, जो कि फिजियोथेरेपी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। किस समूह के एंटीबॉडीज से
एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है? IgE एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षा है। एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षा IgE इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी। आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? लार आंसू माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं? IgA। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन है? IgM। सबसे बड़ा आकार का इम्यूनोग्लोबिन IgM। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य IgM और IgG। एलर्जन जो है संक्रामक होते हैं और Ig के स्रवण को बढ़ाते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है थाइमस में। टी लिम्फोसाइट थाइमस में। 300 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा, जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तभी इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर किया करिए। चलिए बताइएगा, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो थियोमॉर्गेरिटा नेमीबियंसिस। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफस ने। चलिए 302 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मैंने फास्ट करवाने की कोशिश किया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था और एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।